हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं, हम उनको कवर करते हैं। तो आज है 25 अक्टूबर और आज की हमारी इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो होंगी मखाना उद्योग, बिहार में राजनीतिक प्रयास, यानी कि मखाना उद्योग को लेकर बिहार के अंदर क्या क्या जो है सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, वंशवाद का विश्लेषण, यानी कि राजनीति के अंदर जितने भी नेता हैं हमें अक्सर यह दिखाई देता है कि जो नए जो नेता हैं वो उभर कर सामने नहीं आते, बल्कि जो वंशवाद यानी कि पहले उनके पिता थे, दादा थे या फिर आज उनके बेटे या पोते ही जो हैं वो नज़र आते हैं। तो इस वंशवाद के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो न्यूज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर फांसी की जो याचिकाएं हैं उनको प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, इन सब के बारे में जो है आज हम डिटेल से जो प्रीलिम्स ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ जो है वो कवर करेंगे। जो पहली न्यूज़ है वो मखाना मिक्स, यानी कि बिहार का जो मखाना उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या सरकारी प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, उनके पीछे की जो राजनीति है वो क्या है। तो जो बिहार का मखाना जो फोकस नेट या फिर जो गोरगो नेट है, यानी कि जो ये उद्योग है न केवल आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट है बल्कि यह राजनीतिक रूप से भी जो है एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रहा है। राज्य में कुल मखाना जो उद्योग हैं उनका जो उत्पादन है उसका लगभग 90% का जो हिस्सा है वो बिहार से ही आता है, जो कि वैश्विक स्तर पर 80% की आपूर्ति कर देता है। और 2023 के अंदर जो वैश्विक मखाना बाजार है उसका मूल्य रहा था 43.56 मिलियन डॉलर, जो कि 2023 का 100 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की जो है वो उम्मीद है। यानी कि जो सरकार है उसके द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 2023 के अंदर 43.56 मिलियन डॉलर रहा था वह जो है 2023 तक 33 तक 100 मिलियन जो डॉलर है वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद जो है सरकार के द्वारा जताई जा रही है। लेकिन जो बिहार हैं, बिहार के किसान जो कि मुख्य रूप से मल्लाह समुदाय से आते हैं, अभी भी लाभ से जो है वो वंचित है। यानी कि इतना लाभ होने के बावजूद भी उन्हें उनका लाभ जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका जो प्रसंस्करण या फिर जो निर्यात का अधिकांश काम है पंजाब और जो असम राज्य हैं वहाँ पर होता है, और जो केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं विशेषकर एनडीए जो गठबंधन है उन्होंने जो है इसे मखाना क्रांति का नाम देकर बढ़ावा दिया है। लेकिन इसके पीछे जो चुनावी राजनीति है उसकी गहरी परतें छिपी हुई हैं। सरकार के द्वारा जो है क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा फरवरी 2025 का जो केंद्रीय बजट है बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, जिसमें जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांति करार दिया है। जो ये बोर्ड है इसका उत्पादन, प्रसंस्करण या फिर उसके जो मूल्य संवर्धन है और विपणन जो है उन पर फोकस जो है वो करेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी कि जो उत्पादन है उसके अंदर जो वृद्धि है, अगर उसकी बात करें तो जो उपज है उच्च उपज वाली जो किस्में हैं जैसे कि सवर्ण वेदेही या फिर जो साबोर का मखाना है उसका प्रचार जो कि उत्पादन को दोगुना कर सकता है। और इसका जो प्रसंस्करण और जो निर्यात है अगर उसकी बात करें तो 475 करोड़ रुपए का विकास का पैकेज रखा गया है, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और जो निर्यात है उसकी सुविधाएं इसके अंदर ही शामिल हैं। किसानों की सहायता, जो किसान उत्पादक संगठन है यानी कि एफपीओएस है उसके माध्यम से प्रशिक्षण,
जो वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सके। जो बिहार सरकार है उनकी मखाना विकास योजना के तहत 10 जिले जैसे कि मधुबनी, दरभंगा या फिर जो सुपौल हैं आदि, इनमें जो है 75% सब्सिडी पर बीज वितरण किया जाएगा। और जो ब्रांडिंग है 2022 के अंदर जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग भी जो है वो मिला है, जो कि निर्यात को बढ़ावा देगा। जो वन डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की जो योजना है उसके तहत 6 जिलों में मखाना को मुख्य उत्पादन जो है वो घोषित किया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद जो है उसकी जो गुणवत्ता होती है वह बढ़ जाती है, और जीआई टैग के मिलने के बाद भी जो उसका निर्यात है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसकी खरीद में जो है वो उछाल देखने को मिलता है। तो जो बिहार सरकार है उसने 2025-26 के लिए जो मखाना अवयव है उस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें कि 0.25 से लेकर 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनको इसके अंदर अनुदान दिया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनका सपना यह है कि बिहार का कोई भी व्यंजन दुनिया भर में जो है वो पहुंच सके। तो जो राजनीतिक कोण है यानी कि जो वोट बैंक है उसकी चाबी किस प्रकार से जो है मखाना उद्योगों को कहा जा रहा है। तो जो मखाना उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने एनडीए यानी कि जो बीजेपी या फिर जो जेडीयू है उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जो मिथिलांचल और कोसी का एरिया है वो सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा आदि में 100 से अधिक जो विधानसभा सीटें हैं, जहां पर मल्ला समुदाय का जो है प्रभाव 6% तक का वोट शेयर देता है। यानी कि वहां पर रहने वाले जो मल्ला समुदाय हैं उनकी जो 2.6% की आबादी है उनका प्रभाव जो है वो 6% देखने को मिलता है वोट के अंदर। तो जो एनडीए की रणनीति है कि बजट की घोषणा और बोर्ड का उद्घाटन पूर्णिमा में जो पीएम मोदी हैं उनके द्वारा बिहार के लिए सौगात बताया गया था। तो इसके ऊपर जो विपक्ष है यानी कि जो कांग्रेस है उसने क्या जवाब दिया था। तो जो राहुल गांधी हैं उन्होंने कटिहार के जो मखाना खेत हैं उनमें उतरकर एनडीए पर किसानों का जो शोषण है उसे करने का आरोप लगाया था। जो नीतीश कुमार हैं उनके नेतृत्व वाली सरकार ने इसे माँ का खाना बताकर सांस्कृतिक अपील दी थी, लेकिन आलोचक जो है इसे चुनावी स्टंट जो है वो कह रहे हैं। जो चुनौती या फिर भविष्य को देखें कि जो ये चुनौतियां हैं या फिर आने वाला जो समय है उसके अंदर हमें इसमें क्या क्या चेंज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमें आर्थिक बाधाएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि कम उत्पादकता यानी कि जो मैनुअल कटाई है उससे कमर दर्द, बिचौलियों की मार यानी कि जो किसान हैं उनको 200 से 500 रुपए किलो, जबकि रिटेल रेट जो होता है वो 1000 से 2000 रुपए का होता है, और अपर्याप्त जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी आर्थिक बाधाओं को जन्म देता है। दूसरा, राजनीतिक जोखिम, जैसे कि यदि बोर्ड का कार्यान्वयन विफल हो जाता है तो जो विपक्ष है इसे खोखली घोषणा बता सकता है, लेकिन सफलता से 5 लाख जो परिवार हैं उनकी आय दुगनी भी हो सकती है। तो जो ये न्यूज़ है इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि जो मखाना की नोमिक्स है बिहार की आर्थिक उड़ान का प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसका जो इंजन है वो राजनीति है, यानी कि जो एनडीए इसे मलाह वोट बैंक मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जो विपक्ष है इसे हाईजैक करने की कोशिश में लगा हुआ है। यदि वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचता तो यह दूसरी हरित क्रांति साबित हो सकती है, अन्यथा यह सिर्फ जो चुनावी मखाना बनकर रह जाएगा। बिहार के जो किसान हैं अब न केवल फसल बल्कि वोट फसल भी लहलहाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो जो ये न्यूज़ है इससे रिलेटेड
आज के हमारे जो प्रीलिम्स ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, चाहे प्रीलिम्स के हों या फिर मेंस के। तो जो मखाना है, फोकस नेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कांटेदार जलकुंभी के सूखे बीज होते हैं। दूसरा है, बिहार भारत के कुल मखाना उद्योग का लगभग 90% जो योगदान है वो देता है। मिथिला मखाना को 2022 में भौगोलिक संकेत यानी कि जो जीआई टैग है वो प्राप्त हुआ है। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है केवल 1, 3 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो हमारा आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। तो जो मखाना है वह बिहार की एक प्रमुख जो है जलजन्य फसल होती है, जो कि मल्ला समुदाय के जो लोग हैं उन पर निर्भर होती है, और जीआई टैग जो है निर्यात को बढ़ावा देता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें बिहार में प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं? ए, आलू, बी, टमाटर, सी, कैलाची, डी, चिमखाना। तो जो फोकस नेट यानी कि उपरोक्त में से कौन से जो कथन हैं वो सही हैं? ए है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 2, 3, 4 और 5, सी है केवल 1, 3, 4 और 5, डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा आंसर होगा डी। पांचों ही जो है बिहार में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो जो बिहार है फल सब्जियों और जो जलजन्य फसलें हैं जैसे कि मखाना है, उनका एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है? मिथिला मखाना, दूसरा है भागलपुरी सिल्क, तीसरा है मधुबनी पेंटिंग। तो उपरोक्त में से कौन से जो हैं वो सही हैं? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा बी केवल 1 और 2। जो 2022 है उसमें मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, जो कि बिहार के मखाना उद्योगों का ब्रांडिंग जो है वो देता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस नट यानी कि जो मखाना है उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है? ए पटना, बी मधुबनी, सी गया, डी भागलपुर। तो हमारा आंसर होगा मधुबनी। जो मधुबनी है बिहार के मखाना उत्पादन का लगभग 20% का जो योगदान है वो प्रदान करता है। तो हमारे जो मेंस के क्वेश्चन हैं कि भारत में उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे कि मखाना का जो चयन है उसमें किसानों के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक को व्याख्या कीजिए। दूसरा है भारत में कृषि वस्तुएं जैसे कि बिहार का मखाना की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की गुंजाइश और महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजनीतिक परिवारों की जो दृढ़ता है, यह जो लेख है वो इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया जांच से जो है वो पता चला है कि भारत की जो संसद है, चाहे राज्य विधानसभा है या फिर विधान परिषद है, उनके अंदर जो है लगभग 5300 विधेयक हैं। उनमें से 22% से ज़्यादा जो हैं वर्तमान या फिर पूर्व जो विधायक हैं उनके परिवारों से संबंधित हैं। भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें वंशवाद जो है इतना गहरा क्यों है? भारत में जो वंशवाद है, राजनीति का जो इतिहास है वो क्या रहा है? तो इस न्यूज़ के अंदर जो है हम यह सब जो है वो जानेंगे। तो भारत की जो राजनीति है उसमें वंशवाद जो है एक ऐसा रोग है जो कि लोकतंत्र की जो जड़ हैं उनको खोखला कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की जो हालिया जांच है यानी कि वन नेशन
फ्यू पेरिवोर्स ने जो है गहराई से उजागर की है। जो ये जांच है इसके अनुसार भारत की संसद हो, राज्य विधानसभाएं हों या फिर विधान परिषद हों, उनमें कुल जो है 5,300 जो विधायक हैं उनमें से 22% से अधिक जो है वर्तमान या फिर जो पूर्व विधेयक हैं इनसे पारिवारिक रूप से संबंधित हैं। यह आंकड़ा जो है यह दर्शाता है कि जो राजनीतिक पद हैं अब विरासत में मिलने वाले पारंपरिक जो व्यवसाय है उनकी तरह हो गए हैं, जहां पर योग्यता के बजाय खून के जो रिश्ते हैं वो तय करते हैं कि आगे जो सत्ता है उसका स्वाद कौन चखेगा, यानी कि आगे सत्ता में कौन आएगा। जो कांग्रेस है अगर उसके विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के अंदर 33% जो परिवारवाद हैं उससे जुड़े हुए हैं, यानी कि यह जो पार्टी है इसका डीएनए बन चुका है, जहां पर गांधी परिवार जो है उसकी छाया बिना किसी चुनौती के बनी हुई है। दूसरा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इसके अंदर 18.6% जो विधायक हैं परिवारवाद से प्रभावित हैं। हालांकि यह कांग्रेस से जो है अभी कम है, लेकिन बढ़ती सत्ता के साथ परिवारों का जो दखल है वो भी बढ़ रहा है। क्षेत्रीय दल की अगर बात करें तो जो आरजेडी यानी कि बिहार में 42 विधायक, समाज पार्टी में 34.8% और जेडीयू में 34.5%, डीएमके और जो टीडीपी है उसके अंदर 31% से अधिक है। तो बिहार में तो जो परिवारवाद है उसका बोलबाला सा नजर आ रहा है, जहां पर लालू प्रसाद का परिवार आरजेडी को फैमिली लिमिटेड चला रहा है। कुल मिलाकर भारत के अंदर 149 परिवार ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक सदस्य राजनीति में जो है हमें सक्रिय नजर आते हैं। जो ये आंकड़ा है लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी को दर्शाता है। आधी आबादी यानी कि 30 वर्ष से कम उम्र की लेकिन नई प्रतिभाओं को जगह नहीं मिल रही। जो परिवारवाद है न केवल उनके जो अवसर हैं उनको सीमित कर रहा है, बल्कि जो प्रतिनिधित्व है उसको भी संकुचित कर देता है। जो महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग और जो युवा हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। भारत में वंशवाद जो है हमें इतना गहरा क्यों दिखाई देता है? तो जो भारत है इसका लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो सामंती संरचना में धसी हुई हैं। जो वंशवाद है इसकी दृढ़ता के पीछे संस्थागत, सामाजिक और जो कार्यात्मक कारण हैं जो कि इसे खत्म होने नहीं देते। जो संस्थागत कमजोरी है कि भारतीय राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, जैसे कि टिकटों का विवरण, पदाधिकरण का चयन या फिर उत्तराधिकार में परिवार का वर्चस्व जो है वो होता है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है उसने पार्टियों को मजबूत बना दिया है, लेकिन जो नेता हैं उनको फैमिली प्रोमोटर्स के हाथों का कठपुतली भी बना दिया है। जो अधिकांश दल हैं परिवार पर केंद्रित हैं, जैसे कि कांग्रेस में गांधी, सपा में यादव, डीएमके में करुणानिधि परिवार। इनमें जो ये नए चेहरे हैं उभरने का रास्ता बंद जो हैं वो कर रहे हैं। सामाजिक और जो सांस्कृतिक कारण है, यानी कि भारत की जो सामाजिक संरचना है जाति, समुदाय, क्षेत्रीय वफादारी पर टिकी हुई है। जो परिवार राजनीतिक है उसको विरासत मानते हैं, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है असमानता को बढ़ावा देता है। एक अध्ययन के अनुसार 23% जो सांसद हैं राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनमें महिलाओं का जो हिस्सा है वो 40% और जो पिछड़े वर्ग हैं यानी कि SC, ST और जो OBC हैं इनका हमें ज़्यादा अनुपात देखने को मिलता है, क्योंकि ये समूह जो हैं सामान्य रास्ते से राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाते। वोटर भी जो है इससे परिचित चेहरों को प्राथमिकता देते हैं, जो कि जोखिम को कम करता है। हालांकि जो लोकतंत्र है
इसकी समानता का जो सिद्धांत है उसको यह चोट पहुंचाता है। तो जो कार्यात्मक फायदे इसके क्या क्या हैं, यानी कि जो फंक्शनल एडवांटेज है, राजनीति महंगी है, यानी कि चुनाव का जो खर्च होता है वो करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। परिवार का जो नेटवर्क संसाधन है, यानी कि जैसे कि धन हुआ, मीडिया हुई, या फिर जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदान करता है। और जो भ्रष्टाचार है इसकी लिंक भी मजबूत है, यानी कि जो बोफोर्स गांधी हैं या फिर INX मीडिया है, यानी कि जो चिदंबरम है, शराब नीति घोटाला, ककटिया केजरीवाल जैसे जो मामले हैं परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। जो परिवारवाद की पार्टियां हैं उनको यह एकजुट रखता है, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है इससे ऊपर रहता है। चुनाव हारने पर भी उत्तराधिकारी जो हैं वो बने रहते हैं। तो इसके आर्थिक या फिर विश्व पर प्रभाव देखें, यानी कि वैश्विक प्रभाव देखें, तो जो राजनीतिक व्यापार का नेक्सेशन है, यानी कि पॉलिटिक्स जो बिजनेस का नेक्सिस है, परिवारों को मजबूत बनाता है। अमीर वोटर बेस और जो शहरीकरण के बावजूद ग्रामीण भारत में सामंती मानसिकता बनी हुई है। जो वैश्विक तुलना है उसमें भारत में वंशवाद फिलीपींस या फिर जो पाकिस्तान जैसा है, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में जो है ये सब किया जा रहा है। भारत में वंशवादी जो राजनीति है, अगर उसके इतिहास की बात करें तो भारत का वंशवाद जो है आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के पहले के जो राजवंश थे वहाँ से प्रेरित है, लेकिन जो आधुनिक रूप है वो स्वतंत्रता के बाद ही उभरा है। स्वतंत्रता अगर यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, अगर उससे पहले की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू गांधी परिवार जो है एक प्रमुख हिस्सा था। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र कांग्रेस के चेहरे के रूप में जो है वो उभरे थे, लेकिन जो वास्तविक वंशवाद है वो इंदिरा गांधी 1966 से स्टार्ट हुआ, जब उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर पार्टी ने चुना था। तो नेहरू ने इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया था। तो जो इंदिरा युग है यानी कि 1966 से 1984 का, इंदिरा ने संजय गांधी को प्रचारित कर दिया, लेकिन जो इमरजेंसी है उसमें 1975 में परिवार का जो प्रॉक्सी शासन है वो दिखने को मिला। जो संजय है इसकी मौत के बाद राजीव गांधी 1984 को इमरजेंसी में उतारा गया। फिर राजीव गांधी ने स्टेट ड्यूटी विरासत करके खत्म किया ताकि जो इंदिरा संपत्ति है उस पर कोई भी टैक्स ना लगे। तो जो उत्तर राजीव काल है यानी कि 1991 से आज तक जो राजीव गांधी है उसकी हत्या के बाद सोनिया गांधी ने 1998 में पार्टी को संभाला और 2004 से राहुल गांधी का उदय हो गया। लेकिन जो क्षेत्रीय वंशवाद है वो भी फला फूला। जो मुलायम सिंह यादव हैं 1992 में, लालू प्रसाद 1997 में, चंद्रबाबू नायडू यानी कि TDP 1983 में, प्रकाश सिंह बादल अकाली दल 1970 में, बीजेपी में जो है शुरू में कम था, लेकिन अब जो है योगी शाह जैसे जो परिवार हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर वर्तमान चरण की बात करें यानी कि 2014 से अब तक, तो जो मोदी है उनकी नामाकरण वैज कामदार बहस ने वंशवाद पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन 2025 की जो जांच है वो ये दिखाती है कि यह सभी पार्टियों में फैल चुका है। 2019 लोकसभा में 30% सांसद परिवारवाद से थे। अब अगर विधायकों में 22% यानी कि अब के जो विधायक हैं उनके अंदर 22%, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो अपवाद में हैं जहां पर आंतरिक चुनाव होते हैं। तो इतिहास यह दर्शाता है कि वंशवाद जो है नेहरू गांधी से स्टार्ट होकर क्षेत्रीय जो राजघराने हैं वहां तक फैल गया। यह लोकतंत्र को परिवार तंत्र में बदल रहा है। इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि जो सुधार हैं उसकी राह जो है वो वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है।
यह अवसरों को लूटता है और जो प्रतिनिधि हैं उनको विकृत करता है। सुधारों के लिए जो आंतरिक पार्टी का लोकतंत्र है, यानी कि जो टिकट वितरण है उसमें पारदर्शिता और विरासत कर जैसे उपाय जो हैं वो जरूरी हैं। लेकिन जो असली बदलाव है वो वोटरों से आएगा, यानी कि जो युवा हैं, भारत को परिवार नहीं प्रतिभा चुननी होगी, अन्यथा यह वन नेशन फ्लू परिवार्स जो है वो बन जाएगा, एक राष्ट्र कुछ परिवार। इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र की कमी के कारणों पर विचार कीजिए। क्या यह वंशवाद को बढ़ावा देता है? ए है केंद्रीकरण, बी है टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी, सी है परिवारवाद, डी है सभी। तो हमारा आंसर होगा डी सभी, यानी कि केंद्रीकरण भी दिखाई देता है, टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी भी है और परिवारवाद भी है। हमारा जो आगे जो मेंस के क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है भारतीय राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी वंशवाद को बनाए रखती है, जहां पर नेतृत्व पद या फिर टिकट परिवारों में विरासत में मिल रहे हैं, इसकी चर्चा कीजिए। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2023 के अंदर जीएस पेपर 2 में आया हुआ है कि राजनीतिक दलों में परिवारवाद लोकतंत्र की कमजोरी को कैसे दर्शाता है, सुधार सुझाइए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, यानी कि अगली और लास्ट, तो अदालतों में जो लंबित मामलों का मुकदमा है, यानी कि लंबे समय से चले आ रहे जो भी मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा से संबंधित जो याचिकाएं हैं उन पर क्यों जो ध्यान जो है वो नहीं दिया है। तो जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसमें लंबित मामलों की समस्या, यानी कि लंबे समय से चले आ रही जो मामले हैं उनकी समस्या जो है वो इस समय पर चरम पर पहुंच गई है। जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ही लगभग 80,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि हाई कोर्ट या फिर जो निचली अदालत हैं उनमें हमें यह आंकड़ों की जो संख्या है करोड़ों में पहुंची हुई दिखाई देती है। ये जो है देरी जो है न केवल न्याय की जो गति है उसको प्रभावित करती है, बल्कि जो मानव के अधिकार हैं उनका उल्लंघन भी करती है, खासकर जब बात फांसी की सजा जैसे गंभीर मामलों की आती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें फांसी की सजा संबंधित जो याचिकाएं हैं उनको प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये मामले जीवन मरण का जो सवाल है वो उठाते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 21 जीवन का अधिकार से यह सीधे जुड़े हुए हैं, यानी कि अनुच्छेद 21 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा से जो जीवन जीने का जो अधिकार है, यानी कि प्राण और जो दैहिक स्वतंत्रता है वो प्रदान करता है। तो जो लंबे समय से मामले जो हैं वो संदर्भ है। तो क्यों है यह संकट, चलिए देखते हैं। आंकड़ों की जो सच्चाई है, देश भर की जो अदालतें हैं उनमें हमें 4.7 करोड़ से अधिक मामले जो है वो पेंडिंग में दिखते हैं। यह हम 2025 तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार बता रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपील का बोझ इतना है कि जो औसतन एक मामला 3 से 5 साल तक जो है वो ले रहा है, लेकिन फांसी के मामले में यह 10 से 20 साल जो है वहां तक भी खिंच जाता है। उदाहरण के लिए 2000 के लाल किले हमले के जो मुख्य आरोपी हैं मोहम्मद आरिफ का मामला निचली अदालत में 5 साल, हाई कोर्ट में 2 साल और सुप्रीम कोर्ट में कई चरणों में 17 साल, तो कुल 24 साल बाद भी दया याचिका पर फैसला जो है वो आया है। इसके क्या कारण हैं? इसका जो कारणों के रूप में देखें तो जो जज हैं उनकी कमी, स्टाफ की अपर्याप्तता
और कोविड जैसी जो महामारियां हैं या फिर इसको लेकर जितनी भी जटिल प्रक्रियाएं हैं, यानी कि जैसे कि समीक्षा, याचिका, क्यूरेसिव पिटीशन जो है या फिर दया याचिका है, तो ये जो हैं देरी न केवल आरोपी को लंबे इंतजार का दर्द देती हैं, बल्कि जो उसके परिवार हैं उनको भी न्याय से वंचित रखती हैं। इसके क्या प्रभाव जो है वो पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि जो लंबे न्याय के मामले हैं उनकी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है। 2022 में जो चीफ जस्टिस यूयू ललित है, उन्होंने कहा था कि मौत की सजा के मामले में देरी संविधान के खिलाफ है। जो फांसी की सजा है, याचिकाओं पर विशेष ध्यान, तो इसके क्या कारण हैं और तर्क जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो लंबे समय से चले आ रहे मामले हैं उनकी देर के बावजूद फांसी संबंधित जो याचिकाएं हैं उनको प्राथमिकता क्यों दी है। इसका मुख्य कारण जो है जो संवैधानिक प्राथमिकता है, यानी कि संविधान को प्राथमिकता देना, न्यायिक दिशा निर्देश और जो हालिया फैसले हैं उनका मिश्रण है। ये मामले जो हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, यानी कि बहुत ही दुर्लभतम की जो श्रेणी है वहाँ तक होते हैं, जहाँ पर मौत की सजा का जो फैसला होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। एक बार दी गई जो सजा है वो वापस नहीं ली जा सकती। इसलिए कोर्ट ने इन्हें बड़ी बेंच यानी कि 3 से जो 5 जज हैं उनके सामने रख दिया है। तो जो संवैधानिक प्राथमिकता और जीवन का जो अधिकार है, यानी कि जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत देखते हैं कि जो फांसी की सजा है इसके बाद भी आरोपी को सभी कानूनी उपाय जैसे कि अपील, समीक्षा, दया याचिका का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन लंबी देरी से सजा जो है वो क्रूर और असामान्य हो जाती है। 2014 के जो शत्रुघ्न चौहान मामला है उसमें कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। दया याचिका पर देरी होने पर सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है। तो 2022 में जो संविधान पीठ है उसने मौत की सजा के दिशा निर्देश तय करने के लिए बेंच गठित की, क्योंकि जो निचली अदालतें हैं उनमें ऐसी सजाएं बढ़ रही हैं, यानी कि 2000 से 2022 तक 1000 प्लस मौत की सजाएं, लेकिन केवल 4 फांसी। कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा के बाद कोई दूसरा मौका नहीं, इसलिए प्रक्रिया अचूक होनी चाहिए। तो हालिया अगर फैसले देखें कि उनको प्राथमिकता दी गई है, यानी कि अक्टूबर 2025 में कोर्ट के द्वारा केंद्र की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई हैं, जिसमें जघन्य अपराध जैसे रेप, हत्या में पीड़ित केंद्रित दिशा निर्देश मांगे गए थे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा जो दिशा निर्देश हैं आरोपी केंद्रित है, लेकिन इन्हें बदलने या फिर बिना पीड़ित हितों को शामिल जो है किया जा सकता है। इसमें फांसी मामले की जो सुनवाई है वो तेज हुई है। अगर बात करें अक्टूबर 2025 की, तो जो फांसी के तरीके हैं उन पर बहस भी हुई है, यानी कि कोर्ट ने केंद्र से जो लिथल इंजेक्शन जैसे मानवीय विकल्प हैं वो मांगे हैं। याचिका में कहा गया कि फांसी जो है CRPC धारा 354(5) जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह दर्दनाक है। गर्दन की हड्डी टूटने में 1-2 मिनट लग सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र की जो अनिच्छा है उस पर नाराजगी जताई है। और अगर बात करें अगस्त 2025 मामले की, तो एक मामले में जो प्रक्रियात्मक गलती है उस पर पुरानी सजा खोली गई है, यानी कि जो डुपारे मामला है उसमें 2014 की सजा रद्द कर दी गई है, नई सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि फांसी के जो मामले हैं उनमें गलती सुधारने का कोई जो मौका है वो नहीं मिलना चाहिए। जो न्यायिक सुधार और प्राथमिकता का तर्क, यानी कि जो बड़ी बेंच है उसका उपयोग 2014 के जो बच्चन सिंह मामले
यानी कि रेयर रेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत के बाद फांसी की जो अपील है उनको 3 जजों की बेंच के सामने रखा जाता है। इससे लंबित मामलों में भी ये जो हैं तेज निपटते हैं। तो देरी का असर, यानी कि कोर्ट ने 2024 और 25 में कई मामलों में देरी पर चिंता जताई। उदाहरण के लिए निर्भया केस में 10+ साल की देरी के बाद फांसी हुई। कोर्ट ने कहा देरी से सजा जो है अमानवीय हो जाती है। सुधार प्रयास, कोर्ट ने ई कोर्टिंग, केस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर जो प्राथमिकता सूची है वह लागू की है कि फांसी मामले को अति जरूरी श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये जो है जीवन से जुड़े हुए होते हैं। तो इनको लेकर चुनौतियां या फिर आगे की राह पीड़ित बेनाम आरोपी को देखें तो जो केंद्र है वो चाहता है कि दिशा निर्देश जो हैं पीड़ित केंद्रित हों, लेकिन कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है पहले से ही संतुलित है, फिर भी जघन्य अपराध जैसे कि POCSO, SC, ST मामले हैं उनमें सजा बरकरार रखी जा सकती है। इसके अंदर हमें सुधार की ज़रूरत है, यानी कि विशेष फांसी कोर्ट, डिजिटल ट्रैकिंग या फिर जो जज हैं उनकी भर्ती को बढ़ाना होगा। 2025 में कोर्ट ने जो जमानत राशि है न देने पाने पर सरकारी मदद का आदेश दिया है, जो कि लंबित मामलों को कम करने की दिशा में एक बेहतर कदम है। अगर सकारात्मक पक्ष देखें तो जो ये याचिका है इन पर ध्यान से कोर्ट के द्वारा मानवाधिकारों को मजबूत किया गया है, जैसे कि फांसी चुपचाप जो है वो न दी जाए, जैसे कि 2015 का जो मामला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी याचिका को प्राथमिकता इसलिए दी है क्योंकि ये लंबे समय के जो मामले हैं उनके बीच में जीवन रक्षक है। देरी न्याय को कमज़ोर बना देती है, लेकिन कोर्ट के जो फैसले हैं जैसे कि जो तरीके हैं उन पर बहस, यानी कि सुधार की उम्मीदों को जगाते हैं। यदि न्याय व्यवस्था तेज हुई तो करोड़ों जो लंबित मामले हैं वो इससे निपट सकते हैं। इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहला है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है। न्यायपालिका को कानूनों और कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता पर फैसला देने की शक्ति। बी है न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की शक्ति। तो हमारा आंसर होगा ए, न्यायपालिका को कानूनों और जो कार्यकारी आदेश हैं उनकी संवैधानिकता पर फैसला देने की शक्ति। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन और जो भत्ते हैं निम्नलिखित में से किस पर भारित होते हैं। भारत का संचित कोष, राज्य का संचित कोष, भारत का आस्मिक कोष या फिर राज्य का आस्मिक कोष। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन जो भत्ते होते हैं वह संचित निधि जो कोष है, यानी कि जो बी है वो सही आंसर है। हमारा जो मेंस का क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पेडेसी के पीछे के जो कारण हैं उनका विश्लेषण कीजिए। लंबित मामलों को कम करने के लिए क्या उपाय जो हैं वो सुझाए जा सकते हैं। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।